हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पीछे की जो यूनिट्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको टाइम देना होता है, तो प्रॉपरली आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके अपना टाइम टेबल शेड्यूल करें, जिससे कि आप सभी एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट 4 एंड इट इज बेस्ड ऑन कलेक्शन फ्रेमवर्क और कलेक्शन क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी विल कवर collection framework in Java, hierarchy of collection framework, iterator interface, collection interface, array list, linked list, vector stack queue, set, hash set, linked list, sorted set, tree set, map, hash map, link hash map, tree map, hash table, sorting using comparable and comparator and properties class। तो आपका ना कलेक्शन फ्रेमवर्क है ये पूरा, अपने आप में बहुत सारी क्लासेस इस फ्रेमवर्क में होती हैं, तो उन सभी का कलेक्शन आपका इसमें लिया गया है। तो पूरा यूनिट आपका केवल इस एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, और इसका जो पैकेज होता है वो होता है यूटिल पैकेज। तो आप इस पैकेज को यूज करके ही ये सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, एग्जाम में भी जब आप लोग कोई एग्जाम्पल दे तो वहां पे import java.util.string जरूर लिखिएगा। कलेक्शन एग्जैक्टली क्या है, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने ना एक एरे क्रिएट करा, एरे आपने क्रिएट किया साइज 10 का। अब आपने इसमें वैल्यूज स्टोर कर दी, तो आपको याद होगा एक्स में बेस एड्रेस आएगा, टोटल 10 लोकेशंस हो गई, और इसका बेस एड्रेस यहां आ गया। अब आपने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी है, दैट मींस दिस एरे हैव अ वैल्यू, हैव वैल्यूज। अब आपको क्या लगता है कि आपका एरे का साइज ना छोटा रह गया, एरे का साइज इंक्रीज कर दो। तो नेक्स्ट लाइन में आपने ये लिखा, इट विल एलोकेट न्यू मेमोरी। नई मेमोरी एलोकेट करो, इंटीजर टाइप के 15 लोकेशंस, बेस एड्रेस किस में डाल दो, एक्स में। इट विल एलोकेट फ्रेश मेमोरी, टोटल 15 लोकेशंस, और बेस एड्रेस कहाँ जाएगा आपका, एक्स में। अब ये एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एरे को। लेकिन आपका डेटा लॉस हो गया है, जो 15 वैल्यूज थी आपकी वो यहां कॉपी नहीं होंगी, तो वो डेटा आपका लॉस हो गया। तो आपने एरे एक बार क्रिएट करने के बाद यदि डेटा डाल दिया है, तो आप उसके साइज को ना तो इंक्रीज कर सकते हो और ना ही डिक्रीज कर सकते हो। अब यदि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन में दूं जिसमें मैं आपसे कहूं कि मुझे डेटा स्टोर करना है लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पता है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। तो ऑब्वियस है, एरे को तो आप यूज नहीं कर सकते, इसमें तो नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, एग्जैक्टली 10। तो वहां हम लोग यूज करते हैं डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स, और यही डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे यहां पर डिस्कस किए जाएंगे। साइज ऑफ द, वी कांट रीसाइज, but sometimes we don't know the number of elements to that case classes of collection framework. Okay, now collections classes are dynamic size data structures, no fixed size, डायनामिक है, डेटा डालते रहो, साइज इंक्रीज होता रहेगा, डेटा हटा दीजिए, साइज श्रिंक कर जाएगा। इट विल ग्रो एंड श्रिंक एज पर योर रिक्वायरमेंट। Collection framework is collection of ready-made classes and interfaces used to implement several types of collections. पहले से क्लासेस हैं, आप उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि कलेक्शन की हम लोग बात करें तो हमारे पास जो क्लासेस हैं जनरली वो ये हैं, लिस्ट, सेट, मैप, इटरेटर बेटा इंटरफेस होता है, ठीक है ना। तो ये इन्हीं सबके साथ यूज किया जाता है। तो एग्जैक्टली कलेक्शन इज व्हाट, कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स। एरे की डेफिनेशन याद करो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स।
एरे में सारे या तो इंटीजर्स लोगे या सारे फ्लोट लोगे या सारे डबल लोगे, लेकिन आप कलेक्शन के अंदर डेटा सिमिलर टाइप का भी रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप का भी आप यूज कर सकते हैं। ये इसकी फीचर है। ये डायनामिकली ग्रो कर सकता है, श्रिंक कर सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। कोई इसका फिक्स साइज नहीं होता। और कलेक्शन फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क? इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। दिस इज द कंप्लीट हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। हमारे पास एक इंटरफेस है इटरेबल। ध्यान से सुनना, क्लियरली पता होना चाहिए इंटरफेस कौन सा है और क्लास कौन सी है। हमारे पास इटरेबल नाम का एक इंटरफेस है, फिर हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस है जो इसका सब इंटरफेस है। कलेक्शन के नीचे हमारे पास एक इंटरफेस है लिस्ट, एक क्यू और एक सेट। हम जनरली इसको इस तरीके से कहते हैं कि कलेक्शन के बारे में जब बात की जाती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, सेट एंड लिस्ट। क्यू को क्यों नहीं हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं? क्योंकि आप यहां देखो क्यू की जो क्लासेस है, जैसे हमारे पास है प्रायोरिटी क्यू और एक हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट ने किसे इनहेरिट किया हुआ है? लिस्ट को। लिस्ट ने इनहेरिट किया हुआ है कलेक्शन को। डी क्यू ने इनहेरिट किया हुआ है बेटा लिंक लिस्ट को। और आपका इनहेरिटेंस फिर से उसी तरीके से चल रहा है। डी क्यू ने किसे इनहेरिट किया हुआ है? क्यू को इनहेरिट किया हुआ है। एरे क्यू डी क्यू ने किसे इनहेरिट किया हुआ है? डी क्यू को किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास हिरार्की है। तो ये कंबाइंड भी हिरार्की यहां से हो जाती है हमारे पास कई बार, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने मार्क करी है, दीज आर द क्लासेस। आप इनके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। जो ये ब्लू कलर वाली है ये भी अपने आप में क्लास है, वेक्टर भी क्लास होती है, स्टैक भी क्लास होती है। लेकिन जो डार्क ब्लू है आपके, दीज ऑल आर इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, लिस्ट एंड सेट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट? लिस्ट में जो डेटा आप ऐड करेंगे वो डेटा आपका इंडेक्स्ड होगा। जैसे एरे में 0 1 2 3 इंडेक्स होती है, तो आप उसी तरीके से वहां भी 0 1 2 3 इंडेक्स यूज कर सकते हैं। जो डेटा आप डालेंगे उसका ऑर्डर आप बताएंगे, ये एलिमेंट 2 नंबर पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा, ये 5 पे होगा या 7 पे होगा। डेटा ऑर्डर में होगा। जो ऑर्डर आपने बताया है वो उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप डाल सकते हैं। तो जो आप यदि सेम वैल्यू कई बार डालना चाहें तो वो आप लिस्ट में डाल सकते हैं, कोई इश्यू आपका नहीं है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है ना। लेकिन जब हम सेट की बात करेंगे तो सेट डेटा डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लेता। आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल पाएंगे। सेकंड पॉइंट, डेटा ऑर्डर में नहीं होगा। डेटा का ऑर्डर यहां पे चेंज हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपने 5th इंडेक्स पे डाली है, हो सकता है कि वो 3rd पे या 7th पे आ जाए। तो यहां इंडेक्स वाइज कोई वर्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये इंटरनली इंडेक्स को अपने आप मैनेज कर रहा है। तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो इसीलिए आप इंडेक्स वाइज कोई वर्किंग नहीं करेंगे। इंडेक्स वाइज ना तो आप डेटा एक्सेस करेंगे, ना ही डिलीट करेंगे एंड सो ऑन, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट कहां है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट के नीचे हमारे पास एक क्लास है एरे लिस्ट, एक लिंक लिस्ट, एक वेक्टर, स्टैक। इन सभी के हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आइडिया देता हूं। सबसे पहले स्टैक। स्टैक इज व्हाट? समथिंग लाइक दिस। एक एलिमेंट स्टोर कीजिए, फिर सेकंड एलिमेंट स्टोर कीजिए, फिर थर्ड एलिमेंट स्टोर कीजिए, फोर्थ एलिमेंट स्टोर कीजिए, फिफ्थ एलिमेंट स्टोर कीजिए। अब हमें इसमें से एक एलिमेंट हटाना है। तो बीच का एलिमेंट हटाओगे बेटा या नीचे का, तो सब नीचे गिर जाएंगे। तो आप इसे पहले रिमूव करेंगे, फिर बचा आपका इतना, फिर इसको रिमूव करेंगे। तो यहां जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप अपने मोबाइल्स रख दीजिए, 10-12 मोबाइल एक के ऊपर एक रख दीजिए, है ना। लास्ट वाला मोबाइल निकालोगे बीच का, तो सब नीचे गिर जाएंगे। तो जो लास्ट मोबाइल आपने रखा है उसको आप पहले रिमूव करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैक। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी लास्ट एलिमेंट इन हुआ है उसको हम लोग फर्स्ट आउट करेंगे। तो दैट इज नोन एज पुश ऑपरेशन। डेटा यदि इंसर्ट करना है तो उसको टेक्निकली कहते हैं पुश, और यदि रिमूव करना है तो उसको कहा जाता है पॉप, ठीक है ना। तो दिस इज स्टैक।
तो स्टैक में पुश ऑपरेशन होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए, पॉप ऑपरेशन होता है डेटा रिमूव करने के लिए। ओके, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर एक बार देखिए। एक एलिमेंट आ गया यहां पर हमारा, अब आपको सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो एरे की तरह मेमोरी कॉन्टिग्यूअस नहीं है बेटा, ये ध्यान रखो। एरे में मेमोरी कॉन्टिग्यूअस होती है, पहले से आपने बताया हुआ वी हैव 10 लोकेशंस। हम लोग लिंक लिस्ट जैसे स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते हैं। तो आपका जो सेकंड एलिमेंट है वो मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, कॉन्टिग्यूअस भी हो सकता है या डिस्टेंस पर भी हो सकता है। इंटरनली यहाँ पे अपने आप पॉइंटर सेट हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, इंटरनली अपने आप। सेम हियर, एक एलिमेंट यहाँ आ गया, तो डेटा जो है वो आपका लिंक्ड है एक दूसरे से, तो दैट्स व्हाई नोन एज लिंक लिस्ट। अब यदि एक एलिमेंट हमें बीच में डालना हो, सपोज यहां डालना है, तो किस तरीके से डालेंगे देखो, ये वाला पॉइंटर करेंगे खत्म, यहां से पॉइंटर यहां सेट हो जाएगा और एक पॉइंटर सेट हो जाएगा बेटा यहां पर। इस तरीके से लिंक लिस्ट में डेटा मेंटेन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बीच में इंसर्शन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। तो स्टैक हमारे पास जो क्लास होती है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करती है, लेकिन लिंक लिस्ट में आप किसी भी ऑर्डर में डेटा डाल सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे आप डेटा डालिए और रिमूव कीजिए, इट्स योर चॉइस। सेम कॉन्सेप्ट हमारा होगा एरे लिस्ट में और वेक्टर में, लेकिन इंटरनली इनमें क्या डिफरेंस है वो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यू की बात करते हैं, क्यू स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नोज दैट, बहुत जगह क्यू लगती है, ठीक है ना। आप लाइन जिसे कहते हैं कि लाइन में लग जाइए, तो कहीं आपको कोई भी वर्किंग है तो आपको क्यू में लगा दिया जाता है। क्यू में क्या होता है, जो लाइन में पहले लगा है उसका पहले नंबर आएगा, दैट मीन्स जो पहले लगा है वो क्यू से पहले बाहर निकलेगा, तो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो क्यू का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो स्ट्रक्चर भी हम लोग कहते हैं। लाइन में पर कोई भी पर्सन कहाँ लगेगा बेटा, स्टार्टिंग में लगेगा कि एंड में लगेगा, ऑब्वियस है एंड में आप लगाएंगे। लेकिन रिमूव कहां से करेंगे, रिमूव करेंगे फ्रंट से। तो फ्रंट और रियर का केस आपको क्लियर होना चाहिए। जो क्यू होती है उसमें आप बैक साइड में, रियर में आप एलिमेंट डालते रहते हैं और फ्रंट से एलिमेंट्स आपके रिमूव होते रहते हैं। क्यू हमारे पास है। इसके अलावा प्रायोरिटी क्यू होती है बेटा, डी क्यू होती है। प्रायोरिटी क्यू मतलब कुछ ऐसा कि एक लाइन लगी हुई है पर हमारा एक पर्सन जान पहचान का आ गया तो हम उसे कहीं बीच में लगवा दें, तो दैट इज प्रायोरिटी क्यू। डी क्यू होती है डबल एंडेड क्यू, है ना। डबल एंडेड क्यू में क्या होता है बेटा, दोनों साइड पे इंसर्शन डिलीशन हो सकते हैं, यानी दोनों ही साइड आपकी फ्रंट है और दोनों ही साइड आपकी रियर है। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो है पूरी कलेक्शन हायरार्की है। इसी तरीके से हमारे पास है हैश सेट, लिंक हैश सेट, सॉर्टेड सेट, ट्री सेट। सॉर्टेड सेट आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ट्री सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हैश सेट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेट में डुप्लीकेट नहीं होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं ये चीज। मैप भी कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही आता है, लेकिन ये अलग से डिस्कस किया जाएगा। मैप में वैल्यूज पेयर में होती हैं जनरली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले एरे और कलेक्शन में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। एरेज साइज इज फिक्स्ड, कलेक्शंस डायनामिक साइज कैन ग्रो और श्रिंक। एरे फास्ट होते हैं, एरे में डेटा है आपका कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस पे, 1 2 3 मेमोरी में सब पास पास बैठे हुए हैं, तो कहीं भी डेटा को आप एक्सेस करेंगे आसानी से कर लेंगे। लेकिन कलेक्शंस आपके स्लो होते हैं क्योंकि मेमोरी कॉन्टिग्यूअस नहीं होती है। एरेज सपोर्ट ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। डेफिनेशन याद करो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। कलेक्शंस के अंदर आप सिमिलर या डिफरेंट किसी भी टाइप के डेटा को यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एरे, वी कैन क्रिएट एरेज फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप एज वेल एज फॉर क्लासेस। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल के लिए यूज कर लीजिए, या फिर क्लासेस का भी एरे बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का एरे आप बना लो। लेकिन कलेक्शन केवल आपका क्लासेस को सपोर्ट करता है, आप इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सर इंटीजर का क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन पहले क्लियर कर दूं फिर मैं इस पॉइंट पे भी आता हूं। एरेज
नो सपोर्ट फॉर ऑपरेशंस, एरे में अपने आप में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कलेक्शंस हमें बहुत सारे ऑपरेशंस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार जरा ये देख लो बेटा प्रिमिटिव वाला कॉन्सेप्ट। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, प्लॉट, डबल, बूलियन एंड केयर। बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस भी हमारे पास होती हैं। बाइट बी कैपिटल, शॉर्ट एस कैपिटल, इंटीजर आई कैपिटल और पूरा लिखा जाता है इंटीजर, लॉन्ग एल कैपिटल, प्लॉट एफ कैपिटल लगाएंगे, डबल डी कैपिटल होगा आपका, बुलियन में बी कैपिटल है, और कैरेक्टर में पूरा नाम लिखा जाता है, सी तो कैपिटल होगा ही होगा। ये हमारे पास क्लासेस होती हैं जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की जगह यूज कर सकते हैं, और इनको कहा जाता है रैपर क्लासेस। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैपर क्लासेस? तो रैपर क्लासेस आर ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। You can use wrapper classes for the same purpose, but these are the classes and these are the primitive data types. These are value types, these are reference type. Classes reference type होती हैं, primitive data type value type होती हैं, primitive fast होती हैं, classes slow होती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए आपको कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है, तो आप आज तक लिखते आए हैं ऐसे, लाइक दिस, लेकिन क्लास के केस में आप इसको लिखेंगे ऐसे। आप चाहें तो न्यू भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो कलेक्शन में कंडीशन है, यू कांट यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो वहां पर हम लोग रैपर क्लासेस को यूज किया करेंगे बेटा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टैक। So what is stack? Stack is a collection of data elements and can be accessed in last in first out manner only. Stacks are dynamic data structure with following operations. Push, ध्यान से सुनो, पुश में मैंने क्या पास किया है? ऑब्जेक्ट। स्टैक किस चीज का बन सकता है? मोबाइल्स के ऊपर मोबाइल्स रख दो बेटा, स्टैक बन गया। टेबल्स के ऊपर टेबल्स रख दीजिए, चेयर्स के ऊपर चेयर्स रख दीजिए, बहुत सारे लैपटॉप्स रख दीजिए, बॉक्सेस रख दीजिए। तो मैं आपसे पूछूंगा स्टैक किस चीज का बना सकते हैं? आप कहेंगे सर किसी भी चीज का बना देंगे। किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं? याद कीजिए, ऑब्जेक्ट। तो जो स्टैक क्रिएट होता है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के लिए होता है जनरली। तो पुश के अंदर आप पास करेंगे ऑब्जेक्ट, पॉप क्या करेगा? पॉप आपका एलिमेंट रिमूव करेगा। तो जो टॉप पे एलिमेंट है वो आपको रिमूव करना है, ये वाला। तो पॉप करेंगे इसे, तो ये आपका दो काम करेगा, टॉप पे से उस एलिमेंट को हटा देगा और आपको रिटर्न भी करेगा कि इसने क्या एलिमेंट रिमूव किया। आप कहेंगे सर हमें टॉप पे से एलिमेंट हटाना नहीं है, बस ये पता करना है कौन सा एलिमेंट टॉप पर है। तो आप पीक फंक्शन यूज कर सकते हैं। पीक फंक्शन केवल ये बताएगा कौन सा एलिमेंट टॉप पर है, उसको रिमूव नहीं करेगा। आपको पता करना है कि स्टैक में इस समय कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास एक साइज फंक्शन होता है, उससे आप पता कर सकते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द स्टैक। यदि स्टैक खाली है तो उसमें पॉप ऑपरेशन नहीं होगा, करोगे यू विल गेट एक्सेप्शन। अब यदि मैं पता करना चाहूं तो हमारे पास फंक्शन है इज एम्प्टी, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। स्टैक खाली है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसी तरीके से यदि आप कोई सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च फंक्शन यूज कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट पास कर दीजिएगा, वो बता देगा आपको कि वो किस इंडेक्स पर है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको एलिमेंट पॉप करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। स्टैक इज जेनरिक क्लास। जेनरिक मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जेनरिक क्लास क्या होती है? जेनरिक क्लास वो होती है जिसको आप किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। या तो आप बताइए आप उसे किस डेटा टाइप के लिए यूज करेंगे, नहीं बताएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका
ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करेगा। ओके, एंगल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, डायमंड नोटेशन। हियर इज द एग्जांपल, सी दिस। हमने एक स्टैक क्रिएट किया है, लेकिन यहां मैंने जो स्टैक दिया है वो जेनरिक लिया है। तो स्टैक एस इक्वल टू न्यू स्टैक। अब आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो। तो मैं कलेक्शन की पहली डेफिनेशन आपको समझाना चाह रहा हूं। कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप। एस डॉट पुश 40, तो देखिए स्टैक क्रिएट कर रहा हूं, आपका आ गया 40, फिर 64 आ गया, देन हेलो, फिर से हमने पुश कर दिया, देन लास्ट एलिमेंट, सॉरी 43.866, एंड देन लास्ट एलिमेंट। तो ये आपका स्टैक है। इस समय इस टाइप का डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा हमारे पास है, ठीक है ना। अब एक एक एलिमेंट मैं इसमें से रिमूव करूंगा। कितने एलिमेंट हैं उस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं यूज करूंगा व्हाइल लूप, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो सबसे पहले इज एम्प्टी चेक करो, नहीं एम्प्टी नहीं है। ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू एस डॉट पॉप, एस में से पॉप करो। पॉप करोगे तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को आपको रिटर्न कर देगा, जिसे मैंने किस में सेव किया, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्यों किया बेटा, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता डेटा किस टाइप का है। यदि मुझे पता होता तो मैं उसी टाइप की डेटा टाइप यूज करता। आप कहेंगे सर हमें तो पता है, हमने इंटीजर डाला, फ्लोट डाला। बेटा जनरल बात करेंगे, आपने क्या डाला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने उसे क्या कंसिडर किया ये इंपॉर्टेंट है। उसने सबको ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। हमने इसे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। तो सबसे पहले ये एलिमेंट पॉप हो गया, वापस लूप में आए, एम्प्टी है नो, अब ये एलिमेंट पॉप हो गया, देन अगेन दिस दिस दिस, फिनिश, स्टॉप। तो इस तरीके से आप स्टैक का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब इसको स्ट्रिंग का, तो देखो एंगल ब्रैकेट में हमने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ ब्लैंक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ये स्टैक केवल और केवल स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही कंसीडर करेगा। तो जब आप पुश करोगे ये केवल स्ट्रिंग डेटा लेगा, और अभी मैंने पॉप किया था तो मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा था, अब मैं पॉप करूंगा तो ये मुझे स्ट्रिंग देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो देखिए अब यदि आप एस डॉट पुश में 40 लिखते हैं तो ये एरर देगा, मैंने इसको कमेंट मार्क किया हुआ है। आप केवल स्ट्रिंग डेटा डालेंगे और जब आप रिमूव करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जेनरिक से स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो जो डेटा है उसका साइज कैसा है, डायनामिक, कितने एलिमेंट डाल सकते हो, कितने भी, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट क्लास ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, जैसे मैंने बताया था, लिस्ट एंड सेट। डिफरेंस याद है, नहीं है तो दोबारा बता रहा हूं, रिपीट हो जाए। लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हो, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। लिस्ट का डेटा ऑर्डर है, ऑर्डर आप डिफाइन करोगे 0 1 2 3 4 5 6, अनऑर्डर्ड। लिस्ट में डेटा इंडेक्स्ड होता है, हमें पता होगा 1 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है, इंडेक्सिंग वाइज वर्किंग हो सकती है। यहां अनइंडेक्स्ड है, इंडेक्स वाइज वर्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट, लिस्ट में अपडेट कर सकते हो, मुझे पता है 5 इंडेक्स पे ये डेटा है तो मैं उसे चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन यहां मुझे पता ही नहीं कि 5 इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, तो चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। रिमूव करके दोबारा डाल सकते हो। क्लासेस कौन कौन सी हैं, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर। लिस्ट के नीचे जितनी भी क्लासेस होती है उनके नाम में जनरली लिस्ट आता है, वेक्टर को छोड़िए। लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर। ऐसी सेट के लिए जो क्लासेस है उनके मेन नाम में सेट आता है बेटा, देखो हैश सेट, ट्री सेट, ये सेट के नीचे की क्लासेस है। वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज, ध्यान रखना लिस्ट में कितनी भी नल वैल्यू डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन सेट में डुप्लीकेट नहीं होता तो एक ही नल वैल्यू डलेगी। वी कांट ऐड मल्टीपल नल वैल्यूज, यदि नल डालना है तो एक ही नल लेगा वो, सेकंड नल डालते ही वो आपकी एरर दे देगा। तो आप मल्टीपल नल वैल्यूज नहीं डाल सकते क्योंकि डुप्लीकेट यहां डेटा नहीं होता है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। नाउ द मेंबर्स ऑफ लिस्ट, ध्यान से सुनना, प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। ऐड, क्या लिखा मैंने, ई। ई क्या है, ई तो कोई डेटा टाइप नहीं होती, तो इट्स स्टैंड्स फॉर एलिमेंट।
और यहां मैंने जेनेरिक बात करी है बेटा। जेनेरिक का मतलब है ऑब्जेक्ट है ये, यानी कि यहां यदि आप एंगल ब्रैकेट में इंटीजर लिखोगे तो ई का मतलब हुआ इंटीजर, और यदि आपने स्ट्रिंग लिखा है तो ई का मतलब है स्ट्रिंग, और कुछ नहीं लिखा है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो आपको कोई एलिमेंट लिंक लिस्ट में ऐड करना है तो जस्ट यूज ऐड फंक्शन, ये आपका लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर देगा इस तरीके से। ये एलिमेंट आपका आ गया। जब भी एलिमेंट डालोगे हमेशा लास्ट में लगेगा। फिर से इसे कॉल करोगे हियर, फिर से इसे कॉल करोगे हियर, बीच में पॉइंटर्स अपने आप लगे होंगे। आप चाहें तो इंडेक्स भी बता सकते हैं एलिमेंट को ऐड करते हुए कि मुझे 1 इंडेक्स पे कोई डेटा डालना है, तो एलिमेंट आपका बीच में ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आपके पास एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में 10 एलिमेंट्स हैं, लिंक लिस्ट में 5 है, ये 10 के 10 एलिमेंट आप इसमें डालना चाहते हो, तो 10 एलिमेंट्स इसके इसमें डालना चाहते हो, इसमें टोटल 15 एलिमेंट्स हो जाने चाहिए। तो फंक्शन है ऐड ऑल। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक कलेक्शन है 5, एक दूसरा कलेक्शन है 10 एलिमेंट्स का, वो मैं इसमें डालूंगा। यदि मैं इसमें कलेक्शन डालूंगा तो इसमें 6 एलिमेंट हो गए, लेकिन यदि इस कलेक्शन के एलिमेंट्स डालूंगा तो 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर से सुनना, मेरे पास एक कलेक्शन है 5 एलिमेंट्स का, मेरे पास एक कलेक्शन है 10 एलिमेंट्स का, यदि मैं इस कलेक्शन को इसमें डालता हूं तो टोटल एलिमेंट हो गए 6, लेकिन यदि इस कलेक्शन के एलिमेंट्स डालता हूं तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 15। यदि कलेक्शन डालना है तो ऐड फंक्शन यूज करोगे, और कलेक्शन के एलिमेंट्स डालने हैं तो ऐड ऑल। ऐसे ही आप इंडेक्स वाइज यूज कर सकते हो। रिमूव, आप ये बता दो कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, वो लेफ्ट से शुरू करेगा, जो भी फर्स्ट अकरेंस एलिमेंट की मिलेगी उसको रिमूव कर देगा। हो सकता है आपके एलिमेंट डुप्लीकेट्स हो, एक एलिमेंट 4 बार आ रहा हो, तो जो भी लेफ्ट से फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव करेगा। फिर से सेकंड टाइम कॉल करोगे तो सेकंड एलिमेंट रिमूव होगा। इंडेक्स वाइज भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना। आप कहेंगे फिफ्थ इंडेक्स पे जो डेटा है वो रिमूव हो जाए, यहां पर यदि ये रिमूव कर देगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करेगा तो फॉल्स। यहां पे इंडेक्स वाले में वो एलिमेंट रिमूव करता है कि उस इंडेक्स से उसने कौन सा एलिमेंट रिमूव किया, अदरवाइज नल। सारे रिमूव करने, रिमूव ऑल, एक कलेक्शन पास कर दो। मेरे पास एक कलेक्शन है उसमें 20 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, एक 5 एलिमेंट्स का कलेक्शन में चाहता हूं ये सारे 5 एलिमेंट इसमें सर्च करके वो रिमूव कर दे, यानी इस 20 में 15 बचने चाहिए। तो ऐसे केस में आप इसे यूज करेंगे रिमूव ऑल। रिटेन्स ऑल, यानी इन 5 को छोड़ के बाकी 15 को डिलीट कर दे, तो रिटेन्स ऑल। क्लियर। सारे एलिमेंट रिमूव कर दो। साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, सेट, किसी इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऑलरेडी है, मुझे उसकी जगह नया एलिमेंट डालना है, तो आप बताएंगे किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट डालना है, वो उस एलिमेंट को वहां अपडेट कर देगा। गेट, गेट में इंडेक्स पास कर देना, वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा। यदि आपको कभी भी किसी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं टू एरे, ये आपका ऑब्जेक्ट एरे देगा, ये भी ध्यान रखना। कोई एलिमेंट मुझे सर्च करना है, केवल ये पता करना है या नहीं है, तो कंटेन्स फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, ये बताएगा एलिमेंट है या नहीं है। फॉर ईच आप इसमें लगा सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस की तरह। इटरेटर का एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इटरेटर हम यूज करेंगे किसी भी कलेक्शन से डेटा को एक्सेस करने के लिए, इटरेट करने के लिए। अब हमारे पास लिस्ट में क्या क्या बेटा, एक तो है लिंक लिस्ट, एक है एरे लिस्ट, और एक है वेक्टर। तो मैं पहले तीनों में डिफरेंस समझा रहा हूं, फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। देखिए लिंक लिस्ट में डेटा मेरा इस तरीके से स्टोर होता है, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। लेकिन एरे की फीचर ये होती है आप उसमें एक इनिशियल कैपेसिटी बता सकते हैं, कि जैसे हम जनरली एरे क्रिएट करते हैं तो एरे में आप साइज बताते हैं, तो यहाँ साइज नहीं होता, वो इनिशियल कैपेसिटी होती है कि भाई इनिशियली इतनी कैपेसिटी ले लो। तो आपको पता है भाई मुझे 50 एलिमेंट डालने, तो आप क्या करें, एक 50 एलिमेंट की इनिशियल कैपेसिटी दे दो,
तो वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी आपकी यूज कर लेगा, लाइक एरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 ही एलिमेंट डालेंगे, आप उसके अंदर आगे भी एलिमेंट आगे बढ़ा सकते हैं और चाहें तो बाद में माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये केवल एक इनिशियल कैपेसिटी होती है। तो यहां एलिमेंट होते हैं आपके नॉन कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस पे, यहां ज्यादातर एलिमेंट्स आपके कॉन्टिग्यूअस लोकेशंस पे होते हैं। तो एरे लिस्ट की जो स्पीड है वो लिंक लिस्ट से बेटर होती है, ठीक है ना। तो स्पीड वाइज वो बेटर है। एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, मल्टी थ्रेडिंग। मैंने वहां पे सिंक्रोनाइजेशन की भी बात की थी। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं और वो किसी एक ही डेटा को शेयर कर रहे हैं आपस में। मैं चाहता हूं उस डेटा को यदि किसी एक थ्रेड ने यूज करना शुरू किया तो जब तक वो उसको फ्री ना कर दे, कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर पाए। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं वेक्टर को। वेक्टर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है समथिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। लेकिन वेक्टर आपका सिंक्रोनाइज्ड होता है। मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में शेयर करोगे तो थ्रेड सेफ कहलाएगा वो आपका। यदि आप मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं तो उस केस में एरे लिस्ट को प्रेफर करो। लिंक लिस्ट वाली सारी फीचर मिलेंगी लेकिन स्पीड फास्ट भी मिलेगी। लेकिन यदि वेक्टर को यूज करोगे एक थ्रेड के साथ तो ये स्लो होता है बेटा। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। क्यों? मैं किसी चीज को यूज कर रहा हूं, जब तक मैं फ्री नहीं करूंगा कोई और यूज नहीं कर सकता, तो दूसरा थ्रेड उसका वेट करेगा। तो यहां स्पीड स्लो होती है, ठीक है ना। तो वेक्टर में फंक्शन जो है वही लिंक लिस्ट में है, वही एरे लिस्ट में है। प्रोग्राम को देखोगे सेम प्रोग्राम, आउटपुट को देखोगे सेम आउटपुट। लेकिन मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लिंक लिस्ट जो है वो डेटा को नॉन कॉन्टिग्यूअस लेता है, एरे लिस्ट कॉन्टिग्यूअस नॉन कॉन्टिग्यूअस का मिक्स है, और वेक्टर आपका सिंक्रोनाइज्ड है। लिंक इंटरनली इंप्लीमेंट होता है डबली लिंक लिस्ट से बेटा ये, ठीक है ना। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, सिंक्रोनाइज नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस आप कर सकते हो, डेटा को एक एक करके एक्सेस कर सकते हो, लेकिन स्लो है। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इज फास्ट, इसमें डेटा इंसर्ट करना और डिलीट करना फास्ट होता है, ये इसकी खासियत होती है। और हाँ, लिंक लिस्ट में इंसर्ट और डिलीट स्लो होते हैं बेटा। मैं अभी बताता हूं क्यों, देखो पहले हाथ के हाथ इसी में। लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट ये डाला, एक ये डाला, एक ये डाला, एक ये डाला, बीच में एक एलिमेंट डालना है इनके। तो सिंपली एक एलिमेंट को मेमोरी यहां एलोकेट हुई तो ये क्या करेगा, इस पॉइंटर को हटा देगा, ये पॉइंटर यहां आ गया और यहां से ये पॉइंटर यहां सेट हो गया। सिंपल इंसर्शन। लेकिन वेक्टर में देखो क्या होगा, और एरे लिस्ट में मैं इनिशियल कैपेसिटी मेरी है, डेटा सब में एज्यूम कर लो है। अब मैं यहाँ एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेगा, इसको आगे शिफ्ट करेगा। तो डेटा आपके शिफ्ट होंगे। तो इसीलिए इंसर्शन कैसा हुआ, स्लो हुआ। अब आप रिमूव करोगे तो डेटा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ रिमूव करना है, ये एलिमेंट रिमूव करना है, जस्ट ये रिमूव दिस पॉइंटर, बात खत्म हो गई, वो लिंक लिस्ट से बाहर हो जाएगा अपने आप। तो ये ध्यान रखना, इंसर्शन डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में आपका फास्ट होता है, लेकिन एरे लिस्ट में स्लो होता है। लिंक लिस्ट डज नॉट हैव इनिशियल साइज, इसका इनिशियल साइज नहीं होता, वेक्टर का और एरे लिस्ट का होता है। कंपेयर टू एरे लिस्ट एंड वेक्टर, लिंक लिस्ट यूज मोर मेमोरी। हाँ, मेमोरी तो ज्यादा यूज होगी। आप देखो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, आप कहेंगे सर ये बस इतना, वो तो उतना ही एलिमेंट है। नहीं बेटा, साथ में पॉइंटर्स भी तो एडजस्ट हो रहे हैं, तो पॉइंटर्स भी एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, और ये डबली लिंक लिस्ट होती है, दोनों साइड पॉइंटर लगाता है, तो इस वजह से मेमोरी ज्यादा यूज होती है। जबकि आपका एरे लिस्ट में और वेक्टर में ऐसा नहीं होता। डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखो हर चीज का। एरे लिस्ट यूजिंग अ रीसाइजेबल एरे, डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट है। डुप्लीकेट है ही, सिंक्रोनाइज नहीं है, इंसर्शन ऑर्डर, डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी बहुत स्मॉल होती है, यदि आप ना बताएं तो बतानी चाहिए। वंस इट इज फिल्ड इट्स साइज विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 50%, तो 50% से इंक्रीज होता है। 100 इनिशियल है, आपने एक वैल्यू और डाली, 100 के बाद 101 वाला एलिमेंट डाला, तो वो 150 एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करा लेगा, यानी 50 और करा लेगा। आप इसमें रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट है, लेकिन इंसर्टिंग और डिलीटिंग इसका स्लो है। इटरेटर आप यूज कर सकते हैं डेटा ट्रैवर्सिंग के लिए, जो अभी हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे।
vector looks same as array list, diagrammatically same, working wise same, but only the one difference, vector is synchronized, thread safe, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Accessibility slow, vector is synchronized. Once it is filled, initial capacity is incremented by 100%. वेक्टर में इनिशियल कैपेसिटी का 100%, लेकिन एरे लिस्ट में 50% जो साइज इंक्रीज होता है. यहां इनम यूज किए जाते हैं डेटा ट्रैवर्सिंग के लिए. बेटा देखो प्रोग्राम, बहुत ध्यान से देखो. हमने एक लिंक लिस्ट बनाई है. लिंक लिस्ट किस चीज की है? स्ट्रिंग की. हमने यहां मेंशन किया है. हमने ये एलिमेंट्स डाले. ऑर्डर में आपको ध्यान से देखो, बता रहा हूं सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है. हमने एक एलिमेंट डाला A1, हियर इट इज, देन A2, देन A3, देन A4, सिमिलरली A5, A6. लेकिन अब मैंने कहा lst.add 0, A7. तो 0 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स, तो A7 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा बेटा यहां, हियर. ठीक है ना. फिर हमने कहा 2 पे डालो A5, 0, 1, 2 पे अभी A2 है, तो यहां बीच में आपका आ जाएगा A5. ऐसे ही 4 पे डालो हेलो, 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे अभी A3 है, लेकिन यहां आ जाएगा आपका हेलो बीच में. अब हमने कहा हेलो को रिमूव करो, तो ये हेलो आपका रिमूव हो गया. हमने कहा 5 रिमूव करो, लेफ्ट से ढूंढेगा, 5 इसमें कहीं है ही नहीं. नहीं, हम इंडेक्स वाइज बात कर रहे हैं बेटा. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका रिमूव हो जाएगा. ठीक है ना. जो एलिमेंट रिमूव हो गया उसके मतलब इंडेक्स काउंट कर लेना तुम्हारा. इसी तरीके से अब डेटा आपको एक्सेस करना है, तो आप ऐड और रिमूव तो ऐसे कर सकते हैं. फंक्शन है कंटेन्स, उससे पता कर सकते हैं कोई एलिमेंट है या नहीं है. अब ये फंक्शंस बताए थे, अपने आप भी कुछ ट्राई कर सकते हो. देखो डेटा एक्सेस करने के कई तरीके हैं. लूप लगाओ, नॉर्मल फॉर लूप, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन lst डॉट साइज, i प्लस प्लस साइज फंक्शन जितने एलिमेंट हैं, lst डॉट गेट i, इंडेक्स पास करा, a7 मिलेगा, a1 मिलेगा, a5 मिलेगा, a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, a5, a6, बाकी हमारे रिमूव हो चुके हैं, प्रिंट करा लिया. पहला तरीका तो बेटा ये है. आप इसके साथ कलेक्शन लूप भी लगा सकते हो, दिस वन, फॉर स्ट्रिंग आइटम lst. एक एक करके वैल्यू किस में आती रहेंगी? आपकी आइटम वेरिएबल में आती रहेंगी, वो डिस्प्ले हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप इसके साथ में इटरेटर लगा सकते हैं. अब इटरेटर मैंने कहा था मैं एग्जांपल में समझाऊंगा, देखो ध्यान से देखना. lst डॉट इटरेटर नाम का फंक्शन कॉल करेंगे. ये इटरेटर टाइप का आपका ऑब्जेक्ट देता है बेटा. इटरेटर जो है वो भी जेनरिक है, तो आप ये बताएंगे जो डेटा मिल रहा है वो किस टाइप का है. नहीं बताओगे तो वो ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा. हमने इटरेटर टाइप का एक वेरिएबल लिया, इटरेटर इंटरफेस है यहाँ पे, वेरिएबल लिया ITR, और हमने बताया जो डेटा हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा. अब लेट द एलिमेंट इज 5, तो हमें नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है. इसमें एक फंक्शन होता है हैज नेक्स्ट, वो बताएगा नेक्स्ट एलिमेंट है क्या. नेक्स्ट एलिमेंट है, यस, तो नेक्स्ट फंक्शन से रीड कर लो. हैज नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट से रीड कर लो. हैज नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट, फॉल्स, रुक जाओ. व्हाइल लूप लगाएंगे. व्हाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट, पहली बार ट्रू आएगा तो नेक्स्ट से डेटा रीड कर लिया, डिस्प्ले कर लिया. सेकंड ट्रू, नेक्स्ट ट्रू, कब तक? जब तक ट्रू है. जब डेटा खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप रुक जाएगा. तो 3 तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सेम प्रोग्राम आपका होगा एरे लिस्ट का, बिल्कुल सेम. बस यहां एरे लिस्ट लिख देना, बिल्कुल सेम प्रोग्राम. यहां पे वेक्टर लिख देना, बिल्कुल सेम प्रोग्राम. आप कहेंगे फिर डिफरेंस क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूं, डिफरेंस है इनमें इंटरनली. प्रोग्रामेटिकली देखोगे तो प्रोग्राम सेम है, आउटपुट भी सेम है, दोनों का भैया एक ही इंटरफेस है, लिस्ट. मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. हाँ, एरे में आप यहां इनिशियल कैपेसिटी जरूर दें, लाइक दिस. आप ऐसे तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप इसको प्रेफर करें इनिशियल कैपेसिटी के साथ. ये एरे लिस्ट, स्ट्रिंग का न्यू एरे लिस्ट, और कितना पास करें? इनिशियल कैपेसिटी. अब आपकी इनिशियल कैपेसिटी है 10, तो जैसे ही 11th एलिमेंट डालोगे
वो उसकी कैपेसिटी 5 से बढ़ा देगा, यानी जो प्रीवियस था उसका 50%। ऐसी वेक्टर में भी आप इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हो। वेक्टर का भी प्रोग्राम रहेगा बेटा सेम बिल्कुल, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोग्राम सेम है, फंक्शन सेम है, केवल इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस है। तो यहां भी आप इनिशियल कैपेसिटी बताएंगे, लेकिन यहां पर क्या है कि 10 फिल हो गया, 11th एलिमेंट डालोगे तो वो क्या करेगा, 11th को आपको कहां करेगा, 10 पहले कैपेसिटी बढ़ा देगा, 10 से 20 कर देगा, फिर 11th एलिमेंट को डालेगा। यहाँ 10 से 15 होती है, ठीक है ना। और सेट फंक्शन से आप इसमें इंडेक्स देके किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं किसी में भी। तो दिस इज द लिस्ट। अब आइए सेट पर। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, हम ये पॉइंट सारे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपके सामने दिए गए हैं जिससे कि क्लियर हो जाए आपको कॉन्सेप्ट। नाउ सेट, ध्यान से सुनना, सेट डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेगा, नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ऑर्डर नहीं होगा, अनऑर्डर डेटा होगा। ऐड, जस्ट पास द एलिमेंट, तो यहां पे ऐड इंडेक्स वाला फंक्शन नहीं है, देखो सेम ऑल, ऐड ऑल। रिमूव में क्या पास करोगे, एलिमेंट, इंडेक्स वाइज वर्किंग नहीं है। रिमूव ऑल, रिटेन्स ऑल, क्लियर, सब रिमूव हो गए। साइज, टू एरे, इटरेटर, कंटेन्स, फॉर ईच, सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेकिन इंडेक्स वाइज कोई वर्किंग नहीं है। गेट फंक्शन यहां नहीं है, सेट फंक्शन यहां नहीं है, इंडेक्स वाइज इंसर्शन नहीं है, इंडेक्स वाइज रिमूवल नहीं है। क्यों, एलिमेंट का ऑर्डर बेटा चेंज हो जाता है, बार बार मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। सेट्स, it is an unordered collection of objects in which duplicate values cannot be stored. It is an interface that implements the mathematical set. This interface contains the methods inherited from the collection interface and adds a feature that restricts the insertion of the duplicate element. No duplicates, unordered. We can't change existing element. We can add or remove elements. उसी डायग्राम से डायग्राम उठाया बेटा, इटरेबल है, कलेक्शन है, सेट है, सेट के नीचे क्या है, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, एक सॉर्टेड सेट है, उसके नीचे ट्री सेट है। ये तीनों क्लासेस होती है, इनके ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इनके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। सॉर्टेड सेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये तो इंटरफेस है। तो फंक्शंस मेरे ऑलमोस्ट सेम है, ये वाले जो अभी पीछे बताए थे, लेकिन डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है हैश सेट। आपका इंटरनली एक जावा में हैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। जावा इंटरनली जब किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है तो उसका एक हैश कोड क्रिएट जनरेट भी होता है। तो जो हैश सेट है वो आपके डेटा को उस हैश कोड के हिसाब से इंटरनली मेमोरी में अरेंज करता है। दैट्स व्हाई नोन एज हैश सेट। द क्लास इंप्लीमेंट द सेट इंटरफेस बैक्ड बाय अ हैश टेबल, एक्चुअली अ हैश मैप। It makes no guarantees as to the iteration order of the set. ऑर्डर की गारंटी नहीं है। In particular, it does not guarantee that the order will remain constant over time. और इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि ऑर्डर एक बार जो है वही रहेगा, हो सकता है रिमूव करो तो एलिमेंट चेंज हो जाए। दिस क्लास परमिट्स द नल एलिमेंट, नल डाल सकते हो लेकिन केवल एक, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होता। क्लास ऑफर कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस फॉर द बेसिक ऑपरेशंस। ऐड रिमूव सबके लिए कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है बेटा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। हैश टेबल होती है, हैशिंग टेक्निक होती है। हैशिंग टेक्निक फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक है। तो कौन सा एलिमेंट कहाँ है एक बार में पता चल जाता है, वहां ऐड रिमूव हम लोग आसानी से करते हैं यहाँ पे। तो वहां पे अभी पीछे हमने देखा कि अलग अलग टाइमिंग थे, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम होता है। एज्यूमिंग द हैश फंक्शन, यहाँ हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो आप उसकी हेल्प से उसे यूज करते हैं। अब देखो हैश सर्च तो बेटा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, तो वरना मैं आपको वो चीज भी बताता, ठीक है ना, वो आपका डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो जरा यहाँ आइए, मेन हमने बनाया, हैश सेट क्रिएट कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, लास्ट, सेकंड को दोबारा डाला है बेटा, डुप्लीकेट नहीं है, एरर नहीं आएगी, एक्सेस करोगे एक ही मिलेगा। ऐड, रिमूव, हेलो, रिमूव थर्ड, हेलो ऊपर है ही नहीं, रिमूव करोगे कोई एरर नहीं आएगी, कहेगा जी जो एलिमेंट नहीं है उसको कहां से रिमूव करूं, थर्ड रिमूव हो जाएगा। आप लिस्ट को प्रिंट करा के देख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट है, या साइज से भी प्रिंट करा सकते हो। तो जब आप इसे प्रिंट कराएंगे इस प्रोग्राम को, यदि आप चलाएं तो आप देखेंगे इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका होगा। फर्स्ट को मैं फर्स्ट पे न देख के पता चला थर्ड पे मिल रहा है, सेकंड वाला कहीं और मिल रहा है, तो सब ऑर्डर बदल जाएंगे, वो ऑर्डर नहीं होगा जो हम डाल रहे हैं।
डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेगा, मैंने यहाँ पे थर्ड को 2 बार रखा है, ये 2 बार नहीं लेगा, एक ही बार लेगा, ठीक है ना। एक्सेस करने का तरीका देखो, यहाँ पे इस मेथड को आप यूज नहीं करेंगे, मैंने इसको कमेंट में मार्क कर दिया है स्पेशली, ये मेथड यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में यूज कर रहा हूँ। विदाउट इंडेक्स वाला हर मेथड चलेगा, आपका ये मेथड भी वर्क करेगा और इटरेटर वाला भी मेथड वर्क करेगा। एलिमेंट एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वाइज कोई वर्किंग नहीं होगी, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट कहाँ है, तो दिस इज हैश सेट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री सेट, बड़ी अच्छी फीचर है बेटा इसमें, ध्यान से सुनना। ये डेटा को बीएसटी फॉर्म में मेंटेन करता है। बीएसटी फॉर्म होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री, और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक दिस। एक वैल्यू है 50, ये आ गई। एक वैल्यू डालनी है 20, तो इसके लेफ्ट में आएगा। एक वैल्यू डालनी है 70, इसके राइट में आएगा। एक वैल्यू डालनी है 75, तो इसके राइट में आएगा। एक वैल्यू डालनी है 60, तो 50 के राइट में लेकिन 70 के लेफ्ट में आएगा। इस तरीके से डेटा हमारा मेंटेन होता है बाइनरी सर्च ट्री में। तो जो ट्री सेट है वो आपका इसी तरीके से डेटा मेंटेन करता है, तो डेटा ना आपका सॉर्टेड मिलता है आपको। खास बात यह है, इसमें से जब डेटा आप एक्सेस करेंगे तो आपको डेटा सॉर्टेड मिलेगा। ट्री सेट की ये फीचर होती है। A navigable set implementation based on a tree map. The elements are ordered using their natural ordering. नंबर है तो नंबर्स के हिसाब से, स्ट्रिंग है तो ASCII वैल्यू के हिसाब से, और बाय अ कंपैरेटर प्रोवाइडेड एट सेट क्रिएशन टाइम। बेटा यहां कंपैरेटर भी यूज होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल से बताऊंगा कि किस लिए यूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन विच कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, note that the ordering maintained by a set whether or not an explicit comparator is provided। आपने कंपैरेटर यूज किया नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑर्डरिंग है वो मेंटेन होती है बाय अ सेट, मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इक्वल्स इफ इट इज to correctly implement the set interface। There is so because the set interface is defined in terms of the equals operation, but a tree set instance perform all elements comparison using its compare to function। तो इंटरनली कंपेयर टू फंक्शन को यूज करके उस चीज को मेंटेन करता है। आप यदि कंपैरेटर की फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी डेटा मेंटेन रहेगा। ये एग्जांपल देखो बेटा, यहां ध्यान से देखना, मैंने इंटीजर लिखा है पूरा क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप का डेटा इसमें लेना था। तो इंट मत लिख देना, एंगल ब्रैकेट में lst डॉट एड 456 सब इंटीजर्स है, और जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ना बेटा, तो ये आउटपुट देगा। मैं आउटपुट यहाँ लिख रहा हूँ, ये आउटपुट आएगा। यहाँ देखो 456 दो बार डाला है, आउटपुट में एक ही बार आएगा। डेटा सॉर्टेड है, बाय डिफॉल्ट डेटा आपका सॉर्टेड आएगा। ट्री सेट जो है डेटा को सॉर्ट करता रहता है इंटरनली, ये इसकी फीचर है। इंटीजर लिखोगे इंटीजर के हिसाब से, स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के हिसाब से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसके थ्रू किसी भी टाइप का डेटा सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज है, मैं उनका सैलरी पर सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, लेकिन है मेरे पास एम्प्लॉयज, तो आप यहाँ पे यदि एम्प्लॉय लिख देंगे तो ऐड भी कैसा करेंगे, एम्प्लॉय टाइप का बेटा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि सैलरी पे सॉर्ट करना है या एज पे सॉर्ट करना है। तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। 3 और 5 को कंपेयर कर सकते हैं, यस। तो 3 और 5 मेरे कंपेरेबल है, लेकिन दो एम्प्लॉय को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किस बेस पे करोगे, ठीक है ना, पोस्ट के बेस पे कि हाइट के बेस पे।
तो जावा आपका कहता है कि दो डेटा में छोटे और बड़े का डिसीजन तभी होगा जब ये पता हो कि दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों में कंपैरिजन हो सकता है। तो जावा में इनहेरिटेंस का रूल हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग इसे कंपेरेबल बनाएंगे कैसे? कंपेरेटर इंटरफेस को यूज करके। इंटरफेस को इनहेरिट करोगे तो आपको एक फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा एंड इट्स मैंडेटरी। ध्यान से देखो, कंपेरेटर इंटरफेस, a comparison function which imposes a total ordering on some collection of objects. Comparators can be passed to a sort method to allow precise control over the sort order. Comparators can also be used to control the order of certain data structures such as sorted set और sorted map. Comparator, comparable की बात नहीं हो रही, मैं comparable कह रहा हूं। कंपेरेटर भी यूज होता है, कंपेरेबल भी यूज होता है। कंपेरेटर का हम लोग फंक्शन में पास करते हैं, कंपेरेबल को हम लोग इनहेरिट करते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस याद रखना। लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करोगे तो कंपेरेटर यूज करोगे, ठीक है ना? तो इसमें फंक्शन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देखो, आप क्या कंपेरेबल का एग्जाम्पल देखो। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, उसमें है प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। प्रोडक्ट कोड भी इंटीजर है, प्राइस भी इंटीजर है। मैं प्राइस वाइज सॉर्टिंग करना चाहता हूं या नेम वाइज या कोड वाइज, ये मुझे पता है, जावा को नहीं पता। तो हमने क्या किया, हमने इसमें कंपेरेबल इंटरफेस को इनहेरिट किया। कंस्ट्रक्टर हमने पैरामीटराइज बनाया, हमने इसमें सारी वैल्यू पास करी है। तो प्रोडक्ट कोड, नेम और प्राइस, साथ में टू स्ट्रिंग फंक्शन ओवरराइड किया है जिसमें हमने ये डेटा डिस्प्ले किया है। टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने का फायदा ये होगा, आपको हर प्रोडक्ट का नेम प्राइस अलग अलग डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करा देना। तो वो इस टू स्ट्रिंग को कॉल करके प्रोडक्ट कोड, नेम और प्राइस एक साथ तीनों डिस्प्ले कर देगा, जो भी ये रिटर्न करता है, ठीक है ना? यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये कंपेरेटर। कंपेरेबल के अंदर एक फंक्शन, इसको ओवरराइड करना कंपलसरी होता है। तो मान लीजिए दो प्रोडक्ट मेरे पास है, P1 और P2, तो जावा इसे इंटरनली ऐसे कॉल करेगा, लाइक दिस। अब यदि इस फंक्शन ने रिटर्न की एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मान लेगा P1 इज ग्रेटर देन P2। यदि इसने रिटर्न किया 0, तो ये एज्यूम करेगा P1 इज इक्वल टू P2। और यदि इसने नेगेटिव वैल्यू यहां रिटर्न करी है, तो ये एज्यूम करेगा P1 इज लेस देन P2। तो हमें कंपेयर टू फंक्शन डिजाइन करना होता है। ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो, नॉन स्टैटिक फंक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें पास हो रहा है जो प्रोडक्ट टाइप का ही होता है। ये फंक्शन जेवीएम अपने आप कॉल करेगा, हमें नहीं करना है। तो कंपेयर टू में ऑब्जेक्ट हमने पास कराया, हमें पता है ये ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट टाइप का है, तो हमने उसे प्रोडक्ट में टाइप कास्ट कर लिया। अब हमने कहा इफ प्राइस इज ग्रेटर देन पी डॉट प्राइस। पी प्राइस कौन सा है बेटा? जो आपका पास हुआ है यहाँ पे, है ना? और ये प्राइस कौन सा है? P1 का। और ये कौन सा हो गया? P2 आपका। तो इफ P प्राइस ग्रेटर देन P डॉट प्राइस, तो रिटर्न 1, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू। इफ इक्वल रिटर्न 0, एल्स रिटर्न -1। वो इस फंक्शन को अपने आप कॉल करेगा। अब ये प्रोडक्ट क्लास मेरे पास रेडी है, मैं इस प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बना के ट्री सेट में डाल सकता हूं। तो वो उन्हें सॉर्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, लाइक दिस। ट्री सेट कैसा डेटा डाल रहे हो? प्रोडक्ट्स टाइप का, कैसा भी डेटा डाल सकते हैं। LST इक्वल टू न्यू ट्री सेट। अब मैंने इसमें ऐड करा व्हाट? न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोड, नेम, प्राइस। ऐसे हमने 10 प्रोडक्ट इसमें डाल दिए। अब बेटा लूप चलाया मैंने, कलेक्शन लूप, प्रोडक्ट्स पी LST, प्रोडक्ट प्री प्रिंट कराया। यहाँ पे क्या करेगा, ये टू स्ट्रिंग को कॉल कर लेगा अपने आप, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वगैरह प्रिंट कर देगा। जो प्रिंटिंग होगी, खास बात क्या, मैंने जिस ऑर्डर में डाला वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, प्राइस के हिसाब से सॉर्ट करके ये तब यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप देखोगे इस प्रोग्राम को चला के तो आपका डेटा प्राइस वाइज सॉर्टेड हो चुका होगा। इसको कैसे पता चला प्राइस पे ही करना है? इसको पता चला यहाँ से। यहाँ पे आप जहां +1 रिटर्न हो रहा है वहां -1 कर दो, जहां -1 है वहां +1 कर दो, डेटा असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग हो जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से हम लोग इस कंपेरेबल को यूज करते हैं। कंपेरेटर मैं पहले भी ले चुका हूं, कंपेरेटर आपका लास्ट यूनिट में डिस्कस किया गया था, वहां एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ये इसका सबसे अच्छा फायदा है। कुछ एक्सरसाइज इसमें लिखी हुई हैं, पहले भी एक्सरसाइज आपको दी गई थी प्रैक्टिस के लिए, इन प्रोग्राम्स को जरूर बनाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने हर प्रोग्राम को पीछे कवर किया है। ये हैश सेट किए बेटा, हैश सेट अभी मैं डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज मैंने बीच में डाल दी है सारी। नाउ क्यू एंड डी क्यू। क्यू अभी बताया था आपको, क्यू क्या होता है। क्यू में आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आदमी पहले लगेगा वो पहले क्यू में से निकलेगा, और डबल एंडेड क्यू जो दोनों साइड पे होती है। तो दिस इज एन अनदर इंटरफेस विच इज एक्सटेंडेड टू कलेक्शन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करेंगे। क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, ऑब्वियस है ऑर्डर में ही होंगे, ऐसे नहीं कोई भी कहीं भी लग जाएगा, ठीक है ना। मेथड्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, एक प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट भी होता है। ये ध्यान रखना, जितनी भी क्यूज होती है वो थ्रेड सेफ नहीं है, ठीक है ना, थ्रेड सेफ नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। ब्लॉकिंग क्यूज जो होती है वो थ्रेड सेफ होती है, उनका नाम ही इसलिए ब्लॉकिंग क्यूज, उनमें एक बार में कोई एक ही थ्रेड उसे एक्सेस करता है। एग्जाम्पल देखो, ऐड, एलिमेंट ऐड करोगे, बाय डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में ऐड होगा, क्यों, जो भी क्यू में आता रहेगा पीछे लगता चला जाएगा। ऑफर एड्स एन एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू, ठीक है ना। इफ द एन क्यू इज फुल इट रिटर्न फॉल्स। यहां और इसमें ये फर्क होता है बेटा, ऐड में यदि आपकी क्यू फुल हो गई है तो वो एक्सेप्शन देता है, ये फॉल्स रिटर्न करता है, बस इतना फर्क है। रिमूव, ये बताओगे थोड़ी किसे रिमूव करना है, जो फ्रंट पे होगा वही रिमूव होगा, तो रिमूव से अपने आप फ्रंट वाला रिमूव हो जाएगा। पोल, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, इफ द क्यू इज एम्प्टी इट रिटर्न्स नल, ठीक है ना, ये नल रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आती है, वही डिफरेंस जो एड और ऑफर में है वही रिमूव और पोल में है। एलिमेंट रिटर्न द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, फ्रंट पे इस समय कौन खड़ा है वो रिटर्न करता है। सेम केस, पीक भी है इसकी जगह, ये नल देता है, ये एक्सेप्शन देता है यदि खाली है तो। एग्जांपल है बड़ा सिंपल सा बेटा, देखो क्यू किसकी क्रिएट करी हमने, स्ट्रिंग की। ऐड करो, ऑर्डर देखना, ए, बी उसके पीछे, सी उसके पीछे, डी उसके पीछे, ई उसके पीछे। क्यू डिस्प्ले कराओगे, ये आ गया ए बी सी डी, ठीक है ना। सॉरी, मैंने उल्टा डिस्प्ले करा रखा है बेटा, ये नहीं आएगा, है ना, इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ध्यान रखना। जो भी आएगा वो पीछे लगता चला जाता है। ओ सॉरी, ऑर्डर बेटा इसमें लेफ्ट टू राइट नहीं होता, राइट टू लेफ्ट होता है। वो क्यू वाला कॉन्सेप्ट याद रहा ना, ऐसे ए ये फ्रंट है आपका इधर, है ना, पीछे रियर है, इधर राइट साइड में रियर होता है, तो बी सी डी ई, ऐसे इधर की तरफ रियर है, इधर फ्रंट है, तो ये आउटपुट सही था। अब रिमूव करना है, रिमूव कॉल करो, तो जो टॉप वाला है वो हट गया, फिर रिमूव कॉल करा, ये हट गया। अब चेक कराओगे तो क्या मिलेगा, सी डी ई, ए और बी आपके रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, लेफ्ट में फ्रंट है और राइट साइड में रियर है, ओके। क्यू ऐसे चलती है इसमें, तो इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपका प्रायोरिटी क्यू का है। प्रायोरिटी क्यू में मैंने उस समय मजाक में बोला था, अब सीरियसली ले लो। एक पर्सन ऐसा है, हमें उससे दोस्ती है, तो उसे क्यू के बीच में लगा सकते हैं आप, प्रायोरिटी दे सकते हैं आप उसे। ये है आपका हेलो, तो पहले आ गया आपका हेलो, फिर इंडिया, फिर आ गया बीटेक, फिर एकेटीयू, फिर लास्ट, ये क्यू प्रिंट हो गई देखो, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, रिमूव, रिमूव हो जाएगा आपका, प्रिंट हो जाएगा। यहां कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहां हमने ये लिखा है बेटा, ये इसमें खास बात है, ये इसमें प्रायोरिटी डिफाइन करेगा। इन ऑर्डर टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू वी कैन यूज द रिमूव मेथड। इफ देयर आर मल्टीपल सच ऑब्जेक्ट देन द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट द पोल मेथड इज आल्सो यूज्ड। अब यहां आउटपुट देखना, हमने क्या लिया था, हेलो,
इंडिया बीटेक AKTU लास्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन प्रायोरिटी क्यू ने देखो इसे क्या अरेंज किया है, AKTU बीटेक हेलो इंडिया लास्ट। इसने क्या किया, अल्फाबेटिकली ABCDEFGHIJKL, तो इसने पहले कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू पे अरेंज कर दिया। तो ऑर्डर होना था, यदि क्यू होती तो ऑर्डर होता ऐसा, लेकिन प्रायोरिटी क्यू है तो ऑर्डर होगा आपका ऐसा। तो यहाँ आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है। तो ये क्या करता है, डेटा को शफल करता रहता है, ठीक है ना, उस हिसाब से डेटा आपका चेंज हो जाता है। रिमूव तो ऑब्वियस है, जो भी फ्रंट पे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे आपके। ये ध्यान रखना, प्रायोरिटी क्यू में यदि आपने इंटीजर वैल्यू ली है तो इंटीजर के हिसाब से एडजस्ट होंगे, स्ट्रिंग ली है तो आस्काई वैल्यू के हिसाब से। नाउ मैप, व्हाट इज मैप? ओके, बहुत ध्यान से सुनना। मैपिंग, वेन डायग्राम आपने सुने होंगे, इंटरमीडिएट में बहुत बनाते हैं। इसकी मैपिंग इस पे, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम होता है आपका। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसकी मैपिंग यहाँ। और कई बार ऐसा भी होता है एक की मैपिंग ऐसे भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी हैं, ये आपकी कहलाएंगी यहाँ पे कीज, और ये आपकी कहलाएंगी वैल्यूज। तो डेटा डलेगा की और वैल्यू पे बेस्ड, यानी कि मैपिंग में आप एक की बताएंगे और आप एक वैल्यू बताएंगे। जो डेटा है वो की और वैल्यू के पेयर में ऐड होगा। की यूनिक होनी चाहिए, दो की सेम नहीं हो सकती, इट शुड बी यूनिक। पर दो वैल्यू सेम हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। दो की वैल्यू भी सेम हो सकती है, ठीक है ना। तो वैल्यू सेम हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। कीज आपकी यूनिक होती है। मैप इन जावा इज एन इंटरफेस, ऑब्वियसली इंटरफेस है, यूटिल पैकेज में होता है। इट स्टोर्स द डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर्स, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज नहीं होती। द मैप इंटरफेस इज जावा इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज बीइंग एज सब टाइप ऑफ द कलेक्शन। मैंने अभी डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में ही बेटा, मैप बिल्कुल अलग है, कलेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। केवल कलेक्शन फ्रेमवर्क में काउंट होता है, लेकिन इसका सुपर कलेक्शन नहीं होता। That is not true, and hence the Java map functions differently from the collection interface. Since it associates unique keys with values, you can access the letter using a map interface. ठीक है ना, तो मैप की हेल्प से काम होता है। कॉन्सेप्ट ओवरऑल है आपका की और वैल्यू का। Different operations that are performed with maps in Java. The map interface is Java is can be used with the classes that implements it to perform various operations, जैसे कि adding elements, removing element, changing element या iterating। ये सारे ऑपरेशंस आप मैप पे कर सकते हैं। तो मैप में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या इटरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, बहुत आसान से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है हैश मैप का बेटा। तो हैशिंग टेक्निक इंटरनली हैश टेबल और हैश की का हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। मैप, और देखो दो चीजें बताऊंगा मैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना। मैप में एक तो बताएंगे की डेटा टाइप और एक बताएंगे वैल्यू की डेटा टाइप। दोनों की डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, कोई इशू नहीं है, सेम भी हो सकती है। मैंने फिलहाल सेम लिया है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। डेटा लेफ्ट साइड में कीज है, यूपी लखनऊ, एमपी भोपाल, एचपी शिमला, यूके देहरादून, एचआर चंडीगढ़, पीबी चंडीगढ़। तो पीबी चंडीगढ़, एचआर चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपकी वैल्यू है, तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। लेकिन देखो की कोई भी मैंने डुप्लीकेट नहीं ली है। यदि मैं डुप्लीकेट लूंगा, एक लास्ट में एक और एलिमेंट ले लो, यूपी या एचपी पे कोई भी, तो वो प्रीवियस वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा, खत्म हो जाएगी पहली वैल्यू। मैप करने के लिए आप यहाँ सेट यूज करेंगे। मैप में एक एंट्री सेट हमारे पास है, कन्वर्टिंग टू सेट सो दैट वी कैन ट्रावर्स। तो हमें एक सेट मिल जाएगा बेटा। क्यों मिलेगा सेट? की कैसी है आपकी, सारी यूनिक है, तो आपको सारी की चाहिए, सीधी सी बात है। और डुप्लीकेट किस में नहीं होता, सेट में नहीं होता था। तो ये आपको एक सेट दे देता है। अब उस सेट पे आप इटरेटर लगा सकते हैं। इटरेटर मैंने लगाया, मैंने कहा मैप डॉट एंट्री आईटीआर डॉट नेक्स्ट। देखो आईटीआर डॉट नेक्स्ट, उसे मैंने टाइप कास्ट कर लिया बेटा, वो एंट्री मिल गई। अब आप उसे डिस्प्ले करा लो। गेट की एंड गेट वैल्यू इसमें फंक्शन होता है। तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। मैप डॉट एंट्री हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हो।
तो itr.next से मैंने मैप डॉट एंट्री में टाइप कास्ट किया, एंट्री मुझे दोनों चीजें दे देगी। एंट्री में फंक्शन होता है गेट की और एक गेट वैल्यू। गेट की से की मिलेगी और गेट वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से इसमें डेटा डाल सकते हैं। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन की और वैल्यू पे पेयर कॉन्सेप्ट होता है। एक ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लूप लगाया है। यहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया था इटरेटर का। यहाँ इटरेटर लगा के मैंने डायरेक्ट लूप लगाया। देखो, मैप एंट्री एम मैप डॉट एंट्री सेट। तो आप कलेक्शन लूप भी लगा सकते हो, तो डेटा को आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। पहले वाला तरीका लेंथी लगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए। नाउ लिंक्ड हैश मैप is similar to the hash map class only with an added functionality of maintaining order. The linked hash map class can keep the order in which the elements were added. अभी जो हमने डेटा लिया था बेटा, उसमें आप देखोगे कि किसी भी ऑर्डर में आएंगी, तो हम वैल्यू किसके बेस पे एक्सेस करते हैं? की के बेस पे। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि नहीं, ऑर्डर मेंटेन रहे, तो उस केस में आप बस लिंक्ड हैश मैप लिखना, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैप की और वैल्यू इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, तो डेटा आपका ऑर्डर में मेंटेन रहता है। ये इसकी फीचर है। मैप की वैल्यू न्यू लिंक्ड हैश मैप, सब कुछ यही है। एक्सेस करने का भी तरीका सेम है। बस अब यूपी एमपी एचपी यूके एचआरपी भी इसी ऑर्डर में मुझे डेटा मिलेगा, ये गारंटी है। पहले वाले एग्जांपल में ये गारंटी नहीं थी। ठीक है ना? ट्री मैप, सेम कॉन्सेप्ट। इट डिफर्स फ्रॉम हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंसी वे ऑफ सॉर्टिंग द मैप। इसमें आप की पे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, वो आपको फायदा इसमें मिलता है। देखिए, मैप स्ट्रिंग इंटीजर, जानबूझ के मैंने अलग अलग डेटा लिया है। की स्ट्रिंग है, वैल्यू इंटीजर है, मैप इक्वल टू न्यू ट्री मैप। मैप डॉट पुट सेकंड टू फर्स्ट वन फोर्थ एटसेट्रा डेटा डाल दिया। मैप यूजिंग ट्री मैप, रिप्लेस कर दिया बेटा। आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो, फर्स्ट की वैल्यू 11 हो जाए, थर्ड की वैल्यू 33 हो जाए, और आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ डेटा जो है आपका वो सॉर्ट होता रहता है जैसे जैसे आप डेटा डालते रहते हैं। लेकिन सॉर्टिंग किस पे होगी? हमेशा ध्यान रखना, की पे, वैल्यू पे नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। तो आप ट्री मैप यूज कर सकते हैं। ये देखो, इसका ऐसा आउटपुट आएगा, मैप यूजिंग ट्री मैप। पहले हमारा ये आउटपुट देखो, यहाँ पे हमने प्रिंट कराया मैप यूजिंग ट्री मैप, मैप प्रिंट कराया। तो मैप देखो क्या है, फर्स्ट इक्वल टू 1, फोर्थ इक्वल टू 4, सेकंड इक्वल टू 2, थर्ड इक्वल टू 3। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ देन सेकंड देन थर्ड, इस तरीके से इसने डेटा अरेंज कर दिया। तो फर्स्ट किसे डाला इसने? की पे। तो की पे इसने डेटा अरेंज कर दिया। अच्छा, मैं सॉरी, वैल्यू पे बोल गया था बेटा, उस पे की पे कह रहा हूँ, वैल्यू पे। वैल्यू पे देखा डेटा अरेंज इसने कराया उस तरीके से। ठीक है ना? यदि न्यू मैप की आप बात करोगे तो वहां आप देखोगे डेटा अलग हो गया। जब हमने रिमूव चेंज कर दिया, फर्स्ट में 11 आ गया, थर्ड में 33, तो डेटा आपका चेंज हो गया है। हैश टेबल भी हमारे पास एक ऑप्शन है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट सेम उसी टाइप का होता है। ठीक है ना? हैश टेबल मैप्स द कीज टू वैल्यूज, सेम कॉन्सेप्ट। हैश टेबल inherits the dictionary class and implement the map interface. Any non-null object can be used as a value or the key. The object used as keys and hash table must implement the hash code method and the equals method. वैसे ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन है, ऑब्जेक्ट क्लास से ये इनहेरिट होकर आपके पास आते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना हमेशा। हैश टेबल की फीचर की बेस्ड हैश टेबल होती है, डायनामिक कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस वाइज फास्ट है, प्रोग्राम बनाने का तरीका सेम है, बस न्यू हैश टेबल लिखना है। ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस हमने बताए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज। ध्यान से देखो, हैश मैप हैश टेबल में डिफरेंस, जो हैश मैप की वर्किंग वही हैश टेबल की, बस थ्रेड का डिफरेंस आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, हैश मैप थ्रेड सेफ नहीं है, हैश टेबल थ्रेड सेफ है। हैश मैप अलाउज वन नल, अलाउज नल की और नल वैल्यू, डज नॉट अलाउ, इसमें एक नल डाल सकते हो, उसमें एक भी नहीं डाल सकते। हैश मैप इज जनरली फास्टर, ऑब्वियस है, जो थ्रेड सेफ नहीं होता बेटा वो फास्ट होता है, थ्रेड सेफ वाले हमेशा स्लो होते हैं। इटरेटर यूज रिटर्न करोगे, हैश मैप फेल फास्ट नहीं नेचर, वहाँ फेल सेफ है। क्यों? थ्रेड सेफ है। हैश मैप एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट मैप को, जबकि हैश टेबल करता है डिक्शनरी को। ठीक है ना? ये इनमें डिफरेंस है वर्किंग वाइज, इंटरनली। वर्किंग वाइज सेम रहेगा, प्रोग्राम वाइज सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज क्लास बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
कई बार क्या होता है कि हम लोग ना कुछ प्रॉपर्टीज मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उसकी एक प्रॉपर्टी है, वर्जन उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से सुनना, नेम विंडो 10, वर्जन 10, है ना? 10 में भी सब वर्जन्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी इनमें प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी चीज़ के साथ प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो यदि प्रॉपर्टीज का और वैल्यूज का पेयर बना के आपको कहीं स्टोर करना हो और बाद में उसे रीयूज करना हो, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ये आपका जनरली कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जनरली यूज होता है मैक्सिमम केस में, कि हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हमने किसी फाइल में लिख दी है, वहां से उठा के रीड कर लो, यूज कर लो, चेंज करना है चेंज करके वापस रीराइट कर दो। तो प्रॉपर्टीज आर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज मैनेज्ड एज की वैल्यू पेयर। कॉन्सेप्ट वही है की वैल्यू का ही। In each pair, the key and value are both string values. The key identifies and is used to retrieve the value, much as variable name is used to retrieve the variable. Variable का नाम कि भाई x कितना 10. For example, an application capable of download might use a डॉट लास्ट डायरेक्टरी। मतलब हम एक फोल्डर को देखते हैं, तो भाई हमने एक डाउनलोड डॉट लास्ट डायरेक्टरी स्टोर कर रखा है कि लास्ट टाइम यूजर ने इस फोल्डर में डेटा डाउनलोड किया था। तो हम वहां से डेटा उठा लेंगे, फाइल फोल्डर का नाम, और अगली बार यूजर को वही दिखा देंगे। तो आप जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। लोडिंग की वैल्यू पेयर्स इनटू अ प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट, retrieving a value from its key, listing the key, enumerating keys and saving the properties। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब एक प्रॉपर्टीज का ग्रुप बनाएंगे, फाइल में सेव कर देंगे, फिर उस फाइल से उठा के उसे यूज कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ हम प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप बना रहे हैं, उसे हार्ड डिस्क पे फाइल में सेव कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें फंक्शन होता है सेट प्रॉपर्टी। डेटाबेस डॉट यूआरएल, ये है आपकी की वैल्यू, कुछ भी कोई भी यूआरएल आप डाल सकते हैं, है ना? देन सेट प्रॉपर्टी अगेन, यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ भी डाल सकते हैं। एक एग्जांपल है बेटा। अब इसे मुझे सेव करना है, तो मैंने ट्राई विद रिसोर्स यूज किया है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ ओ एस इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल का नाम मैंने दिया कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। हार्ड डिस्क पे ये फाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। मैं ये इन्फॉर्मेशन उसमें सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज डॉट स्टोर। ध्यान से देखो, इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से ये आपका सेव हो गया, डेटा सेव हो गया, फाइल में प्रॉपर्टीज सेव हो गई। रिट्रीव करके यूज कर लो कहीं, रिट्रीव ऐसे करते हैं। प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट बनाया। अब फाइल इनपुट स्ट्रीम ली, आउटपुट राइटिंग के लिए था, रीडिंग के लिए इनपुट स्ट्रीम, बस इतना लिखोगे। लोड, फाइल इनपुट स्ट्रीम पास कर दो, लोड कर लेगा। अब आप उसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। तो लोडेड प्रॉपर्टीज, नाउ लोडेड प्रॉपर्टीज डॉट फॉर ईच। देखो मैंने फॉर ईच चलाया है यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से, की वैल्यू पास की है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में की और वैल्यू दोनों प्रिंट कराई। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस होती है जनरली, जिन्हें हम लोग मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। फाइलों का कॉन्सेप्ट है ये। वैसे तो की वैल्यू पेयर तो हमने पीछे भी यूज करी है, लेकिन ये तभी जब किसी फाइल में स्टोर कर दो, रिट्रीव कर लो, यूज कर। ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेटा आपका कलेक्शन से रिलेटेड। बीच में बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं आपको, वो सभी प्रोग्राम्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है ना? तभी आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। फंक्शंस याद रखो, फीचर्स याद रखो। ओके? थैंक यू। थैंक यू बेटा।